सौ निमित अगणित अनुनय से निस्दिन किसका नाम उचारे। हौले हौले दक्षिण पवनित डोले डोले द्वारे द्वारे, मेरे मन के आसमान पर पंख पसारे, उड़ते रहते अथक पखेरु प्यारे प्यारे। नमस्कार, फणीश्वर नाथ रेणु जी की सुंदर कविता के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साहित्यिकी में। मैं हूँ रजनी सेन। कहते हैं शब्दों के पखेरु जिस आंगन में भी बैठ जाते हैं, उस आंगन से निराशा का अंधेरा भाग खड़ा होता है। तो आइए देख लेते हैं आज साहित्यिकी के आंगन में कौन कौन से रंग सजने वाले हैं। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे लेखक और रंगकर्मी अनूप लाठर जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब सिस्टर निवेदिता, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे भारतीय वैश्विक परिषद सप्रू हाउस नई दिल्ली के पुस्तकालय। कोयल की चहक संजोए हैं, सूरज और धनक संजोए हैं, शब्द हैं उसकी माखी बोली से माटी की महक संजोए हैं। कुछ साहित्य साधक, लेखक, साहित्यकार अपनी रचनाओं से, अपने शब्दों से न केवल हमारा ज्ञानार्जन करते हैं, बल्कि देश दुनिया की संस्कृतियों से भी हमें जोड़ते हैं, अपनी जड़ों तक हमें पहुंचाते हैं। आज साहित्यिकी में जीवन यात्रा में एक ऐसे ही साहित्यकार, रंगकर्मी, संस्कृति कर्मी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आइए जीवन यात्रा में मिलते हैं हरियाणा की संस्कृति को समृद्ध बनाने वाले लेखक और संस्कृति कर्मी अनूप लाठर जी से। आज जीवन यात्रा में जो सांस्कृतिक विचारक, जो रंगकर्मी, जो लेखक हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने हरियाणा की लोक संस्कृति की खुशबू पूरी दुनिया में फैलाई है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, रंगकर्मी, अभिनेता, हरियाणा की लोक संस्कृति को बहुत करीब से समझने वाले साहित्यकार अनूप लाठर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी जीवन यात्रा में। जी नमस्कार रजनी जी। अनूप जी, हमने जैसा कि कहा कि आप एक सांस्कृतिक विचारक हैं, लेखक हैं और अभिनेता भी हैं, लेकिन इन सभी भूमिकाओं में आप अपने को कहाँ पाते हैं, क्या मानते हैं? जीवन में जिसे कहते हैं कि मैं स्वच्छंद हूँ, मैं मलंग हूँ, तो मैं लेखक हूँ तो तब लेखक हूँ, जब अभिनेता हूँ तो मैं अभिनेता हूँ, जब पुत्र हूँ तो पुत्र हूँ, जब पिता हूँ तो पिता हूँ, और जब पति हूँ तो पति हूँ। जैसे हम हर रूप में होते हैं, ऐसे जीवन में कार्य क्षेत्र में भी आप जिस धारा में चल पड़ते हैं, उसी धारा में आप बह जाते हैं। यानी आप पानी हैं, पानी की तरह, नदी की तरह, जहाँ वक्त ले गया आप चले गए। लेकिन उसी धारा के साथ आपने खासकर हरियाणा की लोक संस्कृति, आपको विशेष रुचि रही लोक संस्कृतियों में, तो आपने हरियाणा की लोक संस्कृति के कुछ ऐसे रंग निकाले जिनसे दुनिया अनभिज्ञ थी। और अब मैं आती हूँ आपकी किताब की तरफ, काल और ताल। जी, इस जी, किताब जी। में जो आपने संजोया है वो न केवल सुंदर है बल्कि ज़रूरी है। उसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? काल और ताल जो है वो एक बिल्कुल ही अपने आप में एक अनूठी पुस्तक है। हमारी धुनें जो हैं, लोक धुनें खासकर, वो धीरे धीरे समय की ज़रूरत जैसे होती है तो बदलते रहते हैं, और उसी उसमें वो भूली जा रही हैं। हमारे घरों में अब शादियों का ही आप ले लीजिए, तो शादियाँ अब आजकल तो मैरिज पैलेसेस में होती हैं, जी। तो कहाँ गाए जाते हैं वो सिठने, और कहाँ निभाई जाती हैं वो रस्में, तो सब भूल जाते हैं ना। तो पैदा होने से लेके मृत्यु तक के जीवन में हमारे यहाँ लोक संगीत है। ये पूरे देश में है, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में हमारे में हर प्रांत के अपने अपने लोकगीत हैं, और वो पैदा होने से लेके मृत्यु तक के गीत हैं। और क्योंकि मैंने ये जो किताब में लिखा है, ये जो संकलन है पूरे गीतों का, ये पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के गीतों का इसमें संकलन है, इसलिए इस जो किताब का नाम है काल और ताल है, क्योंकि ताल जीवन की है और काल पूरा समय जीवन का जो है वो इसमें समर्पित है। तो इसके लिए आपने यात्राएं की, कैसे आप पहुंचे इन गीतों तक?
रजनी जी, ये तो हर गांव गांव जाकर आप सारा देखते हैं, सारे गांव में घूमते हैं, और ये एक दिन का, 2 साल का, 10 साल का नहीं, ये पूरे जीवन का संकलन है। तो गांव गांव जाते हैं, कहीं महिला को गाते सुनते हैं, कहीं किसी को माँ को सुनते हैं, कहीं दादी माँ को सुनते हैं। तो वो सुनने से जैसे जैसे जहाँ गीत मिलते रहे, उस समय के साथ साथ उनका संकलन करते रहे। फिर उन्हीं की ट्रांसक्रिप्ट्स तैयार हो गई, और वो ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के बाद एक समय आया कि जब मुझे लगा कि अब इनको हमें इनकी नोटेशंस भी बनानी चाहिए। असल में इसका जो मेन महत्व है इस पुस्तक का, कि लोक गीतों में एक पन्ने पर तो गीत है और उसके सामने वाले पन्ने पर उसकी नोटेशन है। तो नोटेशन से ये है कि आपके हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जब होंगे, वो हमें लाकर सुनाएंगे ये पुस्तक उठाकर, और वो सिंथेसाइज़र या हारमोनियम लाकर, और फिर हमें सुनाएंगे, लीजिए आपको नहीं आते, मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाती हूँ गीत। तो तब वो युग बदल जाएगा जी। हमें हमारी यादें कैसे तरोताज़ा होंगी। साइकिल के पहिए की तरह होता है, गीत एक बार चलता है, ख़त्म हो जाता है, फिर से दोबारा से वो संगीत बनकर उभर कर आता है। जी। तो उसमें ये पुस्तक जो है, इसका संकलन है। इसमें पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के सभी गीत हैं, हर संस्कार के गीत हैं। तो लगभग 150 के करीब धुनों का ये संकलन है। बहुत ये खूबसूरत बात है और बड़ा सुंदर प्रयास है। और प्रयास आपने जो है लोक संस्कृति को सहेजने के लगातार किए हैं। 80 के दशक से आप रंग कर्म के ज़रिए, नाटकों के ज़रिए प्रयास कर रहे हैं। उस दशक को कैसे आप याद करते हैं जब अभिनेता के तौर पर भी आप सक्रिय थे और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे थे? 79 ऑनवर्ड्स में थिएटर पास आउट किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से। और वो युग एक अलग युग था। उस समय टेलीविज़न नहीं था, उस समय सिर्फ था तो या तो थिएटर था या फिर सिनेमा था। कोई हमसे पूछता था कि जैसे हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या छोटे कस्बे से आते हैं, तो रिश्तेदार पूछते थे क्या करते हो, हम कहते थिएटर करते हैं। तो कहते थे सिनेमा में काम करते हो, या हम कहते थे कि नहीं नहीं हम नाटक करते हैं, तो पब्लिक रिलेशन में हो। इसके अलावा कोई और संभावना ही नहीं थी किसी तरीके की। तो उस समय में स्ट्रगल करते हुए फिर नाटक को अपनाना, ये एक बड़ी वो थी। इसलिए उसमें एक शुद्धता भी थी और उसमें आपकी डेडिकेशन थी, तो इसलिए एक सीरियसनेस थी उसमें। तो आप जो भी करते थे बहुत दिल से करते थे। उसमें मुझे पंजाबी नाटकों में भी काम करने का मौका मिला। रानी जिंदा एक नाटक था जिसमें मैंने पहली बार पंजाबी बोलनी सीखी थी, उससे पहले मुझे पंजाबी नहीं आती थी। और हमने लगभग यूएसए और कनाडा में 75 के करीब शोज़ अलग अलग शहर में 1981 में किए। फिर और नाटक करते रहे। कंजूस नाटक मौलियर का है, फिर बिच्छू है मौलियर के, वो नाटक है बिलवा मंगल। और बिलवा मंगल का तो नाटक को मैं अब तक नहीं भूल सकता, मुझे तो उसके डायलॉग अब तक भी याद हैं। कोई एक संवाद अगर साझा करना चाहें तो? जी हाँ, वो एक उसमें अपनी पत्नी को कह रहे हैं उसमें पात्र के, रंभा औरत दुनिया की ताकत है, औरत की ताकत आंसू हैं जो डब डबाई हुई आंखों से निकलकर सीने को भिगो देते हैं, मगर एक निहायत गरीब औरत के आंसुओं का किस पर असर हो सकता है, उस पर जिसके पास होश है, जोश है, रहम है। मगर बिलवा मंगल जिसने अपने आप तक को चिंतामणि के हवाले कर दिया है, अब क्या बाकी है। बहुत सुंदर। तो ये एक वो संजीदगी होती है कि जो आज तक आपको याद रहती है। कहते हैं ना अब है याद वो वादे, न वो कस्में, न वो रस्में, न वो मैं हूँ, न है वो दिल, न दिल बस में, न मैं बस में, कहीं काबू नहीं चलता, रहूं वन में की वेले में, मैं वो तिनका हूँ जो बह जाता है पानी के वेले में। वाह, बहुत सुंदर। अनूप जी, जब आप बोल रहे हैं और जो शिद्दत है आपकी अभिनय के प्रति, वो हम तक पहुँच रही है। ख़ास बात यह है कि इस संवाद अदायगी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो आज वर्कशॉप्स होती हैं, कार्यशालाएं होती हैं, उनकी शुरुआत आप दशकों पहले कर चुके हैं। साहित्यिक कार्यशाला मैंने जब कोई स्वप्न में भी नहीं सोचता था, तब हमने साहित्यिक कार्यशाला, उसके साथ साथ मंच पर कैसे रहा जाए, पब्लिक स्पीकिंग जिसको आज उसमें कहते हैं, हमने ये 40 साल पहले मैंने ये साहित्यिक 5 दिवस की कार्यशाला हर वर्ष करते थे, लगातार हर वर्ष किया करते थे। और बहुत सारे एंकर्स और न्यूज़ रीडर्स, बहुत सारे
हमारे उन कार्यशालाओं से निकले हुए लोग हैं। एक बड़ा यूनिक तरीके का एक्सपीरियंस होता था, जिसमें छोटी छोटी सी बात के माइक आपका दोस्त है, सो डोंट बी अफ्रेड, है ना। नॉर्मली होता क्या है, हमें सब कुछ बोलना आता है, लेकिन माइक को देखते घबरा जाते हैं जी। फिर आप देखते हैं लोग मंच पे खड़े होते हैं, माइक को ऐसे मुड़ोड़ते हैं, तोड़ते हैं, और जैसे पता नहीं उसका कत्ल कर देंगे। तो थोड़ा सा प्यार से उसे हैंडल करें, तो क्योंकि दर्शक जो है ना, वो आपके साथ जुड़ता है। बिल्कुल, वो आप क्या कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ देखता है। और ये जो आपकी बारीकियां हैं वो फिल्मों तक भी गईं, और चंद्रावल और लाडो बसंती जैसी फिल्मों में आपने अभिनय किया। फिल्मों का अनुभव आपका कैसा रहा? चंद्रावल एक ऐसी हरियाणा की फिल्म थी जिसे आप यूँ कहें कि हिंदी सिनेमा में शोले है, उसका मुकाबला करने वाली, लोगों की एकदम आंखें खुली रह गई थी बॉम्बे में भी कि ये फिल्म का क्या हुआ, कैसे है, क्या नहीं है। मतलब वो जिस शहर में लगती थी पूरे उत्तर भारत में, तो इट वुड बी गोल्डन जुबली, नॉट ओनली सिल्वर जुबली, इट वुड बी गोल्डन जुबली। जहाँ जाते भीड़ होती, स्वागत होता, बड़ा वो रहता था। एक बहुत कामयाब फिल्म थी, और उसमें मैंने चंदरिया का रोल किया था। उसमें बड़ा फेमस था उसका कि टांडो आगे, टांडो आगे, टांडो आगे रे, हैं। और इसी से लोग बुलाते थे, आवाज़ लगाते रहे, टांडो आगे, टांडो आगे। उस किरदार को आपने एक तरीके से, वो किरदार था। और लाडो बसंती फिल्म की थी, तो उसमें मैंने एक फौजी की नायक की भूमिका एज हीरो उसमें रोल किया था, हरवीर के तौर पर। तो वो भी फिल्म बहुत अच्छी थी। वो फिल्मों का एक दौर हरियाणा का चला था जो कि बहुत अच्छा था। उसके बाद उतनी कामयाबी से नहीं चल पाया, बहुत से कारण होते हैं। मैं भी उस तरफ नहीं गया उतना, क्योंकि मेरे मन में, मैं जैसे कहा कि जैसा मन होता है वो करता हूँ। तो कुछ फिल्म की, उसके बाद छोड़ दिया, अपने दूसरे काम में लग गए। और दो बहुत अच्छी किताबें हमारे पास आई। आपने जब विराम लिया तो शायद नलदाई जो एक किताब थी, जो एक पौराणिक किरदार पर है, नाटक है, उस किरदार के बारे में बताइए। उस नाटक को रचने का आपके मन में कैसे ख्याल आया? नलदाई एक नाटक है जिसमें नलदाई ही प्रमुख पात्र है उसकी। नलदाई नाटक जो है महाभारत का एक सर्प दमन का एपिसोड है, जिसमें जनमेजय जो हैं वो नाग जाति का दमन करते हैं। परीक्षित के बेटे हैं जनमेजय, लास्ट ऑफ द पांडव्स कहलाते हैं। जैसे कहानी तो वो है नागों की, लेकिन उसके बहुत से पहलू से बने हैं नाटक, और भी लिखे गए हैं। मैंने इसको एक दलित महिला की गाथा बनाया है, तो मेरे लिए वो समाज के खिलाफ, वो उस तरीके से उसको मैंने एक वर्जन डिफरेंट क्रिएट किया है। और प्रायश्चित में भी आपने उन सवालों को उठाया, शादी विवाह के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां हैं वो आपने उठाई। ये एक ऐसी बेचैनी आपके भीतर क्यों नजर आती है? नहीं, वो उसमें थोड़ा सा एक फ़र्क ये है, जो रिलेशनशिप्स, हम रिश्ते ढूंढते हैं बेटियों के लिए, तो हम तब ये नहीं देखते कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। हम ये देखते हैं लड़का क्या करता है, और लड़का कुछ भी करता हो उसका स्वभाव क्या है वो नहीं देखते। उससे रिश्तों में टूट होती है। तो ये उन रिश्तों को समझने के लिए प्रायश्चित है। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों की थाती गढ़ती जाती है एक अनुपम संस्कृति। भारत की महान संस्कृति मानव प्रेम की एक ऐसी भगीरथी जिसकी एक बूंद भी अगर किसी पर पड़ जाए तो वो धन्य हो जाता है। विश्व बंधुत्व हमारे लिए एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ें इसी में सांस लेती हैं, और इसीलिए दुनिया भर के मानवतावादी मनीषी भारतीय संस्कृति की ओर खिंचे चले आते हैं। और एक ऐसी ही महान आत्मा थी भगिनी निवेदिता, जिन्होंने महिला शिक्षा, भारत की स्वतंत्रता और समाज सुधार के लिए अनमोल योगदान दिया। आज पुस्तक चर्चा में उन्हीं पर लिखी गई एक किताब सिस्टर निवेदिता आप तक आ रही है। क्या खूबियां हैं इस किताब की, क्या विशेषताएं हैं इस पुस्तक की, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी। सिस्टर निवेदिता, यह पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई है और इसे लिखा है वसुधा चक्रवर्ती ने। इसका अनुवाद हिंदी कथाकार सुरेंद्र अरोड़ा ने खूबसूरत हिंदी में किया है। इंग्लैंड में जन्मी मार्गरेट नोबल का भारत और हिंदुत्व के प्रति ऐसा आकर्षण था कि वह हमेशा के लिए
भारत की होकर रह गईं। अपने देश से हजारों मील दूर रह रहे ऐसे लोगों की चिंता उन्हें सताती थी जो बेसहारा हों, गरीबी में जी रहे हों या जिनके पास जीने के साधनों की कमी हो। वे भारत आईं, इससे पहले उनकी मुलाकात हुई विवेकानंद से। विवेकानंद ने उन्हें इस तरह से प्रभावित किया कि वो हमेशा के लिए भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के काम में लगने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता की आग को भी भड़काने में कामयाब हुई। यह पुस्तक जिन अध्यायों में विभक्त है उनके नाम हैं लोकोपकार का जन्म, स्वामी जी से भेंट, स्वामी जी के सानिध्य में, आत्मोपलब्धि, लक्ष्य पूर्ति की ओर, स्वातंत्र्य संग्राम में, जीवन पथ पर, दृढ़ संकल्प, अंतिम यात्रा, युग पर प्रभाव और साहित्यिक देन। मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता कैसे बनी, ये कहानी बात की है। इससे पहले शिकागो की धर्म सभा में विवेकानंद अपना अद्भुत भाषण देने के बाद जब इंग्लैंड गए तब वहाँ उनकी भेंट सिस्टर निवेदिता से हुई। सिस्टर निवेदिता को तब कोई नहीं जानता था, वे मार्गरेट नोबल थीं और मार्गरेट नोबल जब विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुई तो उन्होंने लंदन में वेदांत केंद्र का काम ही संभाल लिया। भारत के प्रति उनका आकर्षण भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति में गहरी रुचि के कारण था। रामकृष्ण संप्रदाय की यह अनुयायी धीरे धीरे भारतीय जीवन को समझने के लिए ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी ले बैठीं। इन्होंने मार्गरेट से अपना नाम निवेदिता पाया और तब से ये भगिनी निवेदिता अर्थात सिस्टर निवेदिता के नाम से दुनिया भर में जानी गईं। भारतीय जनता के मानस से मिलना इनका पहला काम था, क्योंकि इन्हें उन्हीं लोगों के बीच काम करना था। ये माँ शारदा देवी से भी मिली और उनके विचारों से बहुत गहरे में प्रभावित हुई। इन्होंने अमरनाथ सहित अनेक धर्म स्थलों की भारत में यात्राएं की और महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक बड़ी स्कूल परियोजनाओं की शुरुआत की। 1999 में जब प्लेग फैला तब इन्होंने अपने अद्भुत सेवा कर्म का परिचय दिया। ये विवेकानंद के संदेश को प्रसारित करने के साथ साथ लोगों की सेवा में लगी रहती। इनके संबंध और निकट संपर्क श्री अरविंद, विपिन चंद्र पाल, जगदीश चंद्र बोस, रमेश चंद्र दत्त, रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विवेकपूर्ण और प्रभावशाली लोगों में बने रहे। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में आने का विचार इन्हीं लोगों की संगत में पाया और अंग्रेज़ होकर अंग्रेज़ों का विरोध करने वाली एक प्रमुख महिला बनी। इन्होंने अनेक व्याख्यान दिए और इनके व्याख्यान इतने प्रभावकारी होते थे कि आम जनता उन्हें बड़े गौर से सुनती और ये पाती कि क्यों एक अंग्रेज़ हमें अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ उपदेश दे रहा है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना, इन तीन चीज़ों पर इन्होंने विशेष बल दिया और भारत में रहने वाले तमाम लोगों को ये संदेश दिया कि वे भारतीय राष्ट्रीयता में स्वयं को समाहित कर लें। स्वतंत्रता हेतु क्रांति पर विश्वास रखते हुए इन्होंने लॉर्ड कर्जन का लिखित विरोध किया। इनके प्रकाशित लेखों ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए। इनके कद को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें बनारस में कांग्रेस अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया। ये कांग्रेस गईं और वहाँ अनेक समितियों की सदस्य बनी। कर्म योगिनी जैसी पत्रिका का संपादन करते हुए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नज़र इन पर इतनी गहरी थी कि इनके हर काम पर सेंसरशिप लागू होती रही। इनके पत्रों को सेंसर किया जाने लगा, इनकी हर गतिविधि को गौर से देखा जाने लगा। लेकिन सेवागृह में काम करती हुई यह महिला अपने विश्वास पर जमी रही और कई लोगों को जेल में जाने पर इन्होंने जमानत से छुड़ाया भी। प्रिंस
प्रोपाप्टिन से मिलकर इन्होंने भारत की समस्याएं उनके सामने रखीं और जन्म से आयरिश होने के बावजूद इन्होंने ये दिखा दिया कि कैसे मीलों दूर रहने वाला एक व्यक्ति किसी दूसरे देश का बन सकता है। अगर सिस्टर निवेदिता के जीवन को आज के युवा पढ़ेंगे तो इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि सेवा और धर्म, मानव कल्याण पर आधारित ऐसे विचार हैं जो कहीं भी किसी के भी काम आ सकते हैं और व्यक्ति कहीं से भी कहीं पहुंचकर सेवा कर्म कर सकता है। किताबें रोशनी और उजाले का अथाह और गहरा समंदर। किसी ने कहा है ना कि होगा तो सूरज किसी आसमां के लिए, दुनिया जहां के लिए। मेरे जहन में तो किताब ही उजाला करती है। किताब 100 सूरज से बढ़कर है जो अंधेरे मन को एक नई राह दिखाती है और आप पर ज्ञान का ये आलोक पूरी तरह से बरसे। इसलिए हर सप्ताह हम आपको लिए जाते हैं किसी खास पुस्तकालय में और आज आपको लिए जा रहे हैं भारतीय वैश्विक परिषद सप्रू हाउस नई दिल्ली के पुस्तकालय में। बात करेंगे यहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से। उन्नीस में यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी थे जिनका एक संगठन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर। उन्होंने सोचा क्यों ना एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंट हो। तो इस बेस पर उन्होंने 1943 में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर की स्थापना की, जिनके प्रमुख थे सर तेज सप्रू जी और कुंजरू साहब। लाइब्रेरी भी 1943 में स्टार्ट हो गई थी और यह लाइब्रेरी दरियागंज से स्टार्ट हुई थी। लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है बहुत ही स्पेशलाइज्ड कलेक्शन है। जो कलेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, डिप्लोमेसी, वर्ल्ड अफेयर इनके ऊपर है। और जो टोटल कलेक्शन है लाइब्रेरी का वो 1,30,000 किताबें हैं और 40,000 के करीब बाउंड पीरियोडिकल्स हैं। जो हमारा कलेक्शन है वो विभिन्न भागों में बांटा हुआ है। जैसे पहला है जनरल कलेक्शन, उसमें वो किताबें हैं जो कि हम इशू करते हैं, जिनकी रीडर अपने घर लेके जा सकता है और उसको पढ़ सकता है और 14 दिन के बाद वापस कर सकता है। दूसरा कलेक्शन है हमारा रेफरेंस कलेक्शन। उस कलेक्शन में हमने वो किताबें रखी हैं जो सिर्फ रेफ़र की जाती हैं, मीन जैसे डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, हैंड बुक है और मल्टी वॉल्यूम्स वो किताबें हैं वो रखी हुई है। तीसरा कलेक्शन हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, हेरिटेज ऑफ डिप्लोमेसी का कलेक्शन है। इस कलेक्शन में वो किताबें रखी हैं जो कि भारत के जितने भी मतलब जिन जिन राजदूतों ने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं या कुछ भी लिखा है वो हेरिटेज ऑफ डिप्लोमेसी के कलेक्शन में हमने रखा हुआ है। चौथा कलेक्शन है हमारा ICWA कलेक्शन। उस कलेक्शन में हमने वो सारी किताबें रखी हुई हैं जो कि हमने पब्लिश की हैं, चाहे वो किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं और या एनुअल रिपोर्ट्स हैं। फिर हमारा कलेक्शन है हिंदी का कलेक्शन। उसमें भी अराउंड 3,000 किताबें हैं जो कि हिंदी माध्यम की से जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि पर जितनी भी किताबें हैं वो हिंदी की भाषा की वो किताबें हिंदी कलेक्शन में रखी हुई हैं। एक और कलेक्शन है जिसको हम कहते हैं रेयर बुक कलेक्शन। इस रेयर बुक में हमने वो पुस्तकें रखी हैं जो कि 1950 से पहले प्रकाशित हुई थी और हमने उनको बड़ी ही संभाल के रखा हुआ। उस कलेक्शन को भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक कलेक्शन है जिसकी डिजिटल कॉपी अवेलेबल है, तो हम उसको कहते हैं रेयर बुक डिजिटाइज कलेक्शन, जिसकी और भी अराउंड 5,000 किताबें हैं और हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि ये सारी की सारी किताबें ओपन एक्सेस में अवेलेबल हैं और हमने उसको कैटलॉग में लिंक दे दिया है। तो ये रेयर बुक डिजिटल कलेक्शन है। बहुत ही यूनिकनेस है हमारे कलेक्शन की, वो ये है कि हमारे पास 10 लाख प्रेस क्लिपिंग है 270 न्यूज़पेपर की और वो 1955 से अवेलेबल है। इसके अलावा हम 24 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सब्सक्राइब करते हैं अपने रीडर के लिए और ये सारे के सारे हमारे IP बेस्ड हैं, मतलब ICWA में आइए और उसको एक्सेस करिए, पर लेकिन बाहर इसका एक्सेस नहीं अवेलेबल है। जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है, हम रीडर को सर्कुलेशन सर्विस तो देते ही देते हैं, इसके अलावा हम रेफरेंस सर्विस देते हैं, फ़ोटोकॉपी सर्विसेज देते हैं और अगर ज़रूरत पड़े
तो हम डिजिटल डेटाबेस से प्रिंट आउट की फैसिलिटीज़ भी रीडर को देते हैं। मेंबरशिप का क्राइटेरिया ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, डिप्लोमेसी, वर्ल्ड अफेयर में रिसर्च कर रहा है, या कोई जर्नलिस्ट है, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या लेजिस्लेचर है, या जुडिशरी से है, तो वो सब के सब मेंबर बन सकते हैं। और हमारी मेंबरशिप फ़ीस है 500 रुपीज़, हम कंसल्टेशन चार्जेस देते हैं 1 साल के, और 2800 रुपीज़ एज लाइब्रेरी सिक्योरिटी लेते हैं, जो कि रिफंडेबल है। और रीडर एक टाइम में 2 किताबें इशू करा सकता है 14 दिन के लिए। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, लाइब्रेरी जो है पूरी ऑटोमेटेड है। इस ऑटोमेशन में हमने लिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं, हम RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर आपको इशू करनी है, रिटर्न करनी है, तो आपको पेपरलेस है बिल्कुल, और आदमी की ज़रूरत नहीं होती। रीडर आता है, इशू कराना होता है, तो एक प्लेटफॉर्म पे हम उसका आई कार्ड और वो बुक रख देते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको इशू कर देता है। और ऐसे ही रिटर्न करते हैं तो हम प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। दूसरा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी भी रीडर के अकाउंट में होती है, तो उसका मैसेज और ईमेल पर्टिकुलरली उनके अकाउंट में चला जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन के लिए ये किताबें आपने इशू कराई या ये किताबें रिटर्न की। इसके अलावा जो हमारा अटेंडेंस सिस्टम है, मतलब रीडर का अटेंडेंस सिस्टम है, वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड है। स्टूडेंट आता है, मेंबर आता है, अपना कार्ड स्कैन करता है, तो उसका वो रीडर जो है बारकोड पढ़ लेता है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल उसके सिस्टम पे आ जाती है। तो अगर वो मेंबर होता है तो सिस्टम उसको अलाउ कर देता है, अगर नहीं होता तो उसको नहीं अलाउ। जो भी यूजर्स, जो भी स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर जो हमारे फील्ड में, एरिया में रिसर्च कर रहा है या पढ़ रहा है, हम उन सब का स्वागत करते हैं। हम उससे सबको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारी लाइब्रेरी में आइए और मेंबरशिप लीजिए और हमारे कलेक्शन का भरपूर से भरपूर लाभ उठाइए। साहित्यिकी में अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा है कि अगले हफ्ते कहानियों का, कविताओं का, शब्दों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चांद को लोरी सुनाने जैसे हर रात आती है, तुम कहानियों के नदी किनारे वैसे ही मेरा इंतज़ार करना। शब्दों का, सृजन का, साहित्य का, अभिव्यक्ति का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।